आजकल शहरों में देखें तो हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं और हम अक्सर सुनते हैं कि भाई किसी ने कॉन्डोमिनियम या कॉन्डो खरीदा है। लेकिन जब कोई ये कहता है तो उसका असल मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक आप कह लें फैंसी अपार्टमेंट का दूसरा नाम है? क्योंकि देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं। ये एक बहुत आम गलत फहमी है, लेकिन सवाल बहुत अहम है। क्योंकि कॉन्डो खरीदना सिर्फ एक घर खरीदना नहीं है। ये एक बिल्कुल ही अलग कानूनी और समाजी ढांचे में दाखिल होने जैसा है। अच्छा, तो आज हम इसी पेचीदा तस्वर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ओंटारियो के रियल एस्टेट सेल्स पर्सन प्रोग्राम का एक तरबियती मॉड्यूल है जिसका उन्वान है रिहायशी कॉन्डोमिनियम्स का तारुफ। और हमारा मकसद इस दस्तावेज की मदद से ये जानना है कि कॉन्डो की मिल्कियत दरअसल क्या होती है, उसकी हैरानकुन इकसाम कौन सी हैं और उस तर्ज ज़िंदगी के असल फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। चलें इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। कॉन्डोमिनियम की मुल्कियत सिर्फ चार दीवारी खरीदने से कहीं बढ़कर है। ये एक कम्युनिटी का हिस्सा बनने के मुतरादिफ है। ठीक है, तो आइए इसको खोलते हैं। सबसे पहली और अहम बात जो इस मॉड्यूल में बताई गई है वो ये है कि कॉन्डोमिनियम किसी इमारत की किस्म नहीं, बल्कि ये मुल्कियत की एक किस्म है। इसका मतलब है कि आप अपने ज़ाती रिहायशी हिस्से, जिसे यूनिट कहा जाता है, के मुकम्मल मालिक होते हैं। बिल्कुल, आप अपने यूनिट के अंदर की हर चीज के मालिक हैं, लेकिन इसके साथ ही आप इमारत के तमाम मुश्तरक हिस्सों यानी कॉमन एलिमेंट्स के भी दूसरे तमाम मालिकान के साथ मुश्तरका तौर पर मालिक होते हैं। इन मुश्तरक हिस्सों में लिफ्ट, दालान यानी हॉलवेज, छत, बागात और स्विमिंग पूल जैसी जगहें शामिल हैं। इन सब की देखभाल और मरम्मत के अखराजात तमाम मालिकान मिलकर बर्दाश्त करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लें लिफ्ट खराब हो जाए तो ये सिर्फ बिल्डिंग मैनेजमेंट का मसला नहीं बल्कि तकनीकी तौर पर जी हाँ, बिल्कुल। ये तमाम मालिकान का मुश्तरका मसला है। बिल्कुल। और इसीलिए एक कानूनी वजूद बनाया जाता है जिसे कॉन्डोमिनियम कॉर्पोरेशन कहते हैं, जो तमाम मालिकान की नुमाइंदगी करती है। ये कॉर्पोरेशन इस बात को यकीनी बनाती है कि मुश्तरक हिस्सों की देखभाल हो और हर कोई कवानीन पर अमल करे। यानी ये अपनी इमारत की एक छोटी सी हुकूमत चलाने जैसा है। हमारे ज़राए में इसे हुकूमत की चौथी सतह भी कहा गया है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके प्राइम मिनिस्टर और काबीना की तरह हैं। ये एक बेहतरीन तशबीह है। ये बोर्ड मालिकान के जरिए ही मुंतखब किया जाता है और वो कॉर्पोरेशन के रोजमर्रा के मामला चलाता है, बजट बनाता है, देखभाल का इंतजाम करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि कम्युनिटी के कवानीन पर अमल दरामद हो। अब आते इसके दिलचस्प हिस्से की तरफ। मुझे ये जानकर वाकई हैरत हुई कि कॉन्डोमिनियम की भी कई किस्में होती हैं। मैं तो समझता था कि ये सिर्फ ऊंची इमारतें ही होती हैं। बुनियादी तौर पर दो बड़ी अकसाम हैं, फ्री होल्ड और लीज होल्ड। जी, और फ्री होल्ड की भी मजीद चार किस्में हैं जो बहुत मुख्तलिफ हैं। सबसे आम किस्म तो है स्टैंडर्ड, जो हम सब जानते हैं। ऊंची इमारतें, टाउन हाउसेज, जहां आप अपने यूनिट और मुश्तरक हिस्सों के मालिक होते हैं। जब कोई कॉन्डो कहता है तो ज्यादातर लोगों के जहन में यही आता है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन इससे ज्यादा गैर मामूली क्या है? दूसरी किस्म कॉमन एलिमेंट बहुत दिलचस्प है। तसव्वुर करें कि आपका एक खूबसूरत घर है अपनी जमीन के साथ, लेकिन आपकी कम्युनिटी की सड़कें, पार्क और टेनिस कोर्ट मुश्तरका मुल्कियत हैं। एक मिनट रुकें। कॉमन एलिमेंट कॉन्डो में कोई यूनिट ही नहीं होता, तो फिर मालिकान किस चीज के मालिक हैं? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। यही तो इसकी खास बात है। आप अपने घर और जमीन के मुकम्मल मालिक होते हैं, जो तकनीकी तौर पर कॉन्डो का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप उन मुश्तरका सहूलियात जैसे सड़कों या कम्युनिटी सेंटर की देखभाल के लिए एक कॉन्डो कॉरपोरेशन का हिस्सा हैं। आप अपने घर के बादशाह हैं, लेकिन इन सहूलियात की देखभाल के लिए आप एक कॉरपोरेशन के रुकन हैं। ये रिवायती घर और कॉन्डो का एक हाइब्रिड मॉडल है। वाह, ये तो बड़ा होशियाराना तरीका है। तो क्या डेवलपर्स के पास इस तरह के और भी तरीके हैं? जी बिल्कुल। तीसरी किस्म है वेकेंट लैंड। यहाँ बिल्डर सिर्फ जमीन के प्लॉट फरोख्त करता है और कॉरपोरेशन को रजिस्टर कर देता है। घर बाद में मालिकान खुद बनवाते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन के कवानीन इस बात को कंट्रोल करते हैं कि आप कैसा घर बना सकते हैं, उसका साइज, डिजाइन और मेयार क्या होगा, ताकि पूरी कम्युनिटी में यकसानियत रहे। और चौथी किस्म फेज्ड है,
جیسا کہ نام سے ہی لگ رہا ہے یہ مراحل میں ہوتا ہے۔ جی، یہاں بلڈر ایک بڑا منصوبہ مراحل میں مکمل کرتا ہے۔ وہ پہلے مرحلے میں کچھ یونٹس بناتا ہے اور ایک کارپوریشن رجسٹر کر دیتا ہے، لیکن وہ مستقبل میں اسی کارپوریشن کے تحت مزید یونٹس یا مشترکہ حصے شامل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اچھا، اس سے انہیں ہر مرحلے کے لیے نئی کارپوریشن بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی فری ہولڈ کی اقسام۔ اب لیز ہولڈ کا کیا تصور ہے؟ مطلب کوئی ایسی زمین پر کونڈو کیوں خریدے گا جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ لیز ہولڈ کنڈومینیم ایسی زمین پر بنایا جاتا ہے جو کرائے پر لی گئی ہو، اور لیز کی مدت 40 سے 99 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ قیمت ہے۔ چونکہ آپ زمین نہیں خرید رہے، جو اکثر پراپرٹی کا سب سے مہنگا حصہ ہوتی ہے، اس لیے یونٹ کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پرکشش ہو سکتا ہے جن کی آمدنی محدود ہے، جیسے ریٹائرڈ افراد، جو کونڈو کی سہولیات تو چاہتے ہیں لیکن زمین کی بھاری قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جب لیز ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ساری سرمایہ کاری ضائع ہو جاتی ہے؟ جی، تکنیکی طور پر جب لیز ختم ہوتی ہے تو یونٹ پر قبضہ کرنے کا حق خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور ملکیت زمین کے مالک کو واپس چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا غور طلب نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف اونچی عمارتیں نہیں ہیں بلکہ ملکیت کے مختلف قانونی ڈھانچے ہیں۔ لیکن قانون کو ایک طرف رکھتے ہیں، اصل سوال تو یہ ہے کہ ان میں رہنا کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعی مینٹیننس فری زندگی کا خواب ہے یا اس میں کچھ چھپی ہوئی قیمت بھی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ خواب والا حصہ بالکل حقیقی ہے۔ آپ کو باہر کی دیکھ بھال جیسے برف ہٹانا، گھاس کاٹنا یا چھت کی مرمت کی فکر نہیں کرنی پڑتی۔ یہ سب کارپوریشن کی ذمہ داری ہے اور اس کی لاگت ماہانہ فیس میں شامل ہوتی ہے۔ اور سہولیات، جم، سوئمنگ پول، پارٹی روم، چھت پر ٹیرس، یہ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ایک عام گھر کا مالک برداشت نہ کر سکے یا ان کی دیکھ بھال کا وقت نہ نکال سکے۔ صحیح۔ اور بہتر سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، کیمرے، گیٹڈ انٹری اور بعض اوقات 24 گھنٹے سیکیورٹی۔ لیکن یہاں سے کہانی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے جو ذمہ داریوں اور حدود کا ہے۔ سب سے پہلی چیز ماہانہ فیس ہے۔ ہر مالک کو یہ فیس ادا کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ سہولیت استعمال کریں یا نہ کریں۔ اور یہ فیس ناقابل واپسی ہے۔ جی، تو ماہانہ فیس تو صرف کہانی کا ایک حصہ ہے۔ اصل چھپا ہوا مالی خطرہ یہ اسپیشل اسیسمنٹ ہے جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں کیا گیا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کی عمارت آپ سے اچانک ہزاروں ڈالر کا تقاضا کر سکتی ہے اور آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہر کارپوریشن کو ایک ریزرو فنڈ برقرار رکھنا ہوتا ہے جو کہ بڑی مرمت یا تبدیلیوں کے لیے ایک ایمرجنسی فنڈ کی طرح۔ بالکل ایک ہنگامی فنڈ۔ لیکن اگر کوئی غیر متوقع بڑا خرچ آ جائے، جیسے پوری عمارت کی کھڑکیاں بدلنی ہوں یا زیر زمین پارکنگ میں کوئی بڑا مسئلہ ہو اور ریزرو فنڈ میں پیسے کم پڑ جائیں، تو بورڈ تمام مالکان پر اسپیشل اسیسمنٹ یعنی اضافی چارجز لگا سکتا ہے۔ تو اگر چھت کی مرمت پر $1,00,000 لگنے ہیں اور عمارت میں 100 یونٹس ہیں تو ہر کسی کو اچانک $1,000 کا بل آ سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بڑی غیر متوقع ادائیگی ہو سکتی ہے جو کسی کے بھی بجٹ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی لیے کارپوریشن کی مالی صحت کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اور پھر قوانین کی پابندی بھی ہے، لیکن یہ تو بہت زیادہ پابندیاں لگتی ہیں۔ یعنی میں اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی بالکنی پر اپنی مرضی کی ٹائلیں بھی نہیں لگا سکتا۔ بہت سے لوگوں کے لیے ایک ڈیل بریکر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت عام تشویش ہے اور آپ کی بات درست ہے، خاص طور پر جب بات ایکسکلوسیو یوز کامن ایلیمنٹ کی ہو، جیسے کہ بالکنی، پیٹیو یا پارکنگ کی جگہ۔ یہ جگہیں آپ کے یونٹ سے منسلک ہیں اور صرف آپ کے استعمال کے لیے ہیں، لیکن تکنیکی طور پر یہ اب بھی مشترکہ ملکیت ہے۔ لہٰذا ان میں کوئی بھی تبدیلی جیسے ٹائلیں لگانا یا کوئی ڈھانچہ بنانا کے لیے بورڈ کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سہولت تو ملتی ہے لیکن اپنی آزادی پر تھوڑا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ اصولوں اور کمیونٹی کے فیصلوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انٹاریو میں ایک مضبوط قانونی ڈھانچہ موجود ہے تاکہ سب کچھ منصفانہ رہے۔ یہ سب کچھ
कॉन्डोमिनियम एक्ट 1998 के तहत चलता है। ये कानून कॉरपोरेशन की तश्कील, गवर्नेंस और मालिकान के हुकूक को मुनज़्ज़म करता है। और जब कोई नया कॉन्डो खरीदता है तो उसे बिल्डर की तरफ से एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मिलता है। ये बहुत अहम लगता है। इसमें क्या होता है? ये एक इंतहाई अहम दस्तावेज है। ये एक नए कॉन्डो खरीदार को वो तमाम मालूमात फराहम करता है जिसकी उसे एक बाखबर फैसला करने के लिए ज़रूरत होती है। इसमें कॉर्पोरेशन के मुजव्वज़ा कवानीन, पहले साल का बजट, मुश्तरका इखराजात में आपका हिस्सा और दीगर तमाम तफसीलात शामिल होती हैं। वाह! तो हुकूमत आपको 10 दिन का बायर्स रिमोर्स पीरियड देती है। ये तो खरीदारों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कभी होता है। जी हाँ, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट और मुकम्मल तौर पर दस्तखत शुदा खरीदारी का मुआहदा हासिल करने के बाद खरीदार को 10 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है। इस मुद्दत के दौरान वो बगैर किसी जुर्माने के किसी भी वजह से मुआहदा मनसूख कर सकता है। अच्छा। ये तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मैलटाइंडो की खरीदारी पर लागू होता है, रीसेल पर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन 10 दिनों में खरीदार को तमाम दस्तावेजात का बगौर जायजा लेना चाहिए और ख़ास तौर पर किसी रियल एस्टेट वकील से मशवरा करना चाहिए। वकील इस बात का तयन कर सकता है कि आया बजट हकीकत पसंदाना है या कवानीन बहुत ज़्यादा पाबंदी वाले हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी है। ये वो वक्त है जब आप वाकई समझ सकते हैं कि आप किस चीज़ में दाखिल हो रहे हैं। अक्सर लोग कॉन्डो उस वक्त खरीदते हैं जब वो ज़ेरे तामीर होता है, यानी प्री कंस्ट्रक्शन। इसमें एक अहम तस्वर इंटरम ऑक्यूपेंसी का है। ये सुनकर ही पेचीदा लगता है। इसका क्या मतलब है? यहाँ से चीज़ें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। इंटरिम ऑक्यूपेंसी वो दौरानिया है जब आपको यूनिट का कब्जा तो मिल जाता है और आप उसमें रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉन्डोमिनियम अभी कानूनी तौर पर रजिस्टर नहीं हुआ होता और आप उसके मालिक नहीं बने होते। तो आप वहाँ रह रहे हैं लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं। तो फिर आप किसको और क्या अदायगी कर रहे हैं? ये तो बहुत अजीब है। आप बिल्डर को ऑक्यूपेंसी फीस अदा करते हैं। आसान लफ्ज़ों में, आप बिल्डर को किराया अदा कर रहे हैं ताकि आप अपने ही खरीदे हुए घर में रह सकें। क्या? जी, इसे फैंटम रेंट भी कहा जा सकता है क्योंकि ये रकम आपकी मॉर्गेज की तरफ नहीं जाती और आपकी मलकियत में कोई इजाफा नहीं करती। एक मिनट। तो आप जो पैसा दे रहे हैं वो आपके कर्ज को कम नहीं कर रहा? ये तो ऐसा है जैसे आप पैसा हवा में फेंक रहे हो जब तक इमारत रजिस्टर ना हो जाए। बिल्कुल। ये फीस 3 चीज़ों पर मुश्तमल होती है: आपकी खरीदारी की कीमत के गैर अदाशुदा बैलेंस पर सूद, यूनिट के तखमीनाशुदा मुश्तरका अखराजात और यूनिट के तखमीनाशुदा प्रॉपर्टी टैक्स। ये सिर्फ उस वक्त तक जारी रहता है जब तक इमारत कानूनी तौर पर रजिस्टर नहीं हो जाती और आपको मलकियत मुंतकिल नहीं हो जाती। उसके बाद आपकी मॉर्गेज शुरू होती है। और इसमें कुछ खतरात भी हैं। ज़राए बताते हैं कि तामीर में ताख़ीर हो सकती है और आप एक ऐसी इमारत में रह रहे होंगे जो अभी तक एक तामीराती साइट है जिसमें शोर, धूल और नामुकम्मल मुश्तरका जगहें हैं। जी बिल्कुल। और इसी प्री कंस्ट्रक्शन मरहले में एक और अहम पहलू असाइनमेंट है। इसका मतलब है कि असल खरीदार कॉन्डो के रजिस्टर होने से पहले ही अपना खरीदारी का मुआहदा किसी दूसरे खरीदार को फरोख्त कर देता है। ये क्यों होता है? क्या लोग सिर्फ अपना इरादा बदल लेते हैं? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। शायद असल खरीदार के हालात बदल गए हों, जैसे उनकी नौकरी चली गई हो या वो किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो रहे हों। या फिर जो ज्यादा आम है, वो एक सरमायाकार है और मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं और वो मुनाफा कमाना चाहते हैं। लेकिन ये एक पेचीदा लेन देन है। इसके लिए अमूमन बिल्डर की इजाज़त भी ज़रूरी होती है और बिल्डर इसके लिए फीस भी वसूल कर सकता है। इसमें फिर टैक्स और कानून के अपने चक्कर होते हैं। तो इस सब का खुलासा ये है कि कॉन्डोमिनियम सिर्फ एक घर नहीं बल्कि मिल्कियत, मुश्तरका जिम्मेदारी और कम्युनिटी गवर्नेंस का एक पेचीदा निज़ाम है। ये जानना कि यूनिट क्या है, कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं और आपके हुकूक और जिम्मेदारियां क्या हैं, एक बाखबर फैसला करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सहूलत और पाबंदी के दरमियान एक समझौता है। यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई कॉन्डो खरीदता है तो वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा होता, बल्कि वो एक छोटी सी कम्युनिटी और उसके निज़ाम हुकूमत का हिस्सा बन रहा होता है। तो सोचने की बात सिर्फ ये नहीं कि क्या मुझे ये यूनिट पसंद है, बल्कि ये भी है कि क्या मैं इस छोटी सी कम्युनिटी का एक जिम्मेदार शहरी बनने के लिए तैयार हूँ जो कवानीन पर अमल करेगा और इज्तिमाई फैसलों में हिस्सा लेगा।